आज हम बिहार के सिवान जिले में जो हाल में बड़ी घोषणाएं हुई हैं उन पर बात करेंगे। और साथ ही इसे भारत में जो राज्यों के बीच विकास का अंतर है, मतलब जो क्षेत्रीय विषमता है, उसके बड़े मुद्दे से जोड़कर देखेंगे। हमारे पास कुछ खबरें हैं और एक अकेडमिक सोर्स भी है इस पर। जी हाँ, ये विषमताओं वाला मुद्दा काफी अहम है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये समझना है कि सिवान में ये जो 5900 करोड़ रुपए की ज्यादा की परियोजनाएं घोषित हुई हैं, उनका बिहार की जमीनी हकीकत और देश के विकास के असंतुलन के हिसाब से क्या मतलब है। चलिए देखते हैं इसे जरा खोलकर। तो पहले सिवान में हुआ क्या। 20 जून 2025 को करीब 28 विकास परियोजनाओं का या तो उद्घाटन हुआ या फिर शिलान्यास। हाँ, काफी सारी परियोजनाएं एक साथ। जी। इसमें एक नई रेल लाइन है वैशाली से देवरिया, लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, और इस पर नई ट्रेन सेवा भी। अच्छा। और पटना और गोरखपुर के बीच मुजफ्फरपुर और बेतिया होते हुए एक वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू की गई है। वंदे भारत, ये कनेक्टिविटी के लिए तो अच्छा है। हाँ, और भी हैं, जैसे मेक इन इंडिया के तहत एक रेल इंजन बना मढोरा प्लांट में, उसे गिनी को एक्सपोर्ट किया गया। अच्छा, एक्सपोर्ट भी, ये तो बढ़िया है। फिर नमामि गंगे के तहत कुछ 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी बने हैं, करीब 1800 करोड़ रुपए के। और कुछ 3000 करोड़ की और पानी सप्लाई, सफाई और एसटीपी परियोजनाओं की नींव भी रखी गई है। यानी पानी और सफाई पर भी काफी जोर है। बिल्कुल। और ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, इन जगहों पर करीब 15 ग्रिड सबस्टेशनों पर 500 MWH क्षमता के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब BESS लगाए जाएंगे। हाँ, और ये BES जो है वो ग्रिड को स्टेबल रखने, मतलब बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, खासकर पीक आवर्स में। ये वाकई जरूरी चीज है आजकल। सही कहा। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भी हजारों लोगों को पहली किस्त मिली और कुछ को बने हुए घर। जी, तो काफी कुछ कवर किया गया है इन घोषणाओं में। हाँ, लेकिन अब यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है जब हम इसे भारत में राज्यों के बीच जो विकास का भारी अंतर है उससे जोड़ते हैं। आपके अकादमिक स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि भारत में ये जो क्षेत्रीय विषमता है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी और कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कि अलग-अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, जिसे NSDP कहते हैं, उसमें फर्क है। खेती और उद्योगों के विकास में फर्क है, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, उनमें भी बहुत अंतर है। और बिहार का जिक्र अक्सर पिछड़े राज्यों में होता है। हाँ, बिल्कुल। बिहार अक्सर इस लिस्ट में नीचे की तरफ ही आता है। जैसे एक स्टडी है जो दिखाती है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय वो महाराष्ट्र की तुलना में, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20% के आसपास है। सिर्फ 20%? ये तो वाकई बहुत बड़ा गैप है। जी। और मानव विकास सूचकांक यानी HDI, उसमें भी बिहार लगातार निचले पायदानों पर ही रहा है, जबकि केरल जैसे राज्य काफी ऊपर हैं। तो इसकी वजह क्या बताई जाती हैं? मतलब इतना फर्क क्यों है? देखिए, कई कारण हैं इसके। कुछ तो ऐतिहासिक हैं, जैसे अंग्रेजों के समय की नीतियां, उनका असर रहा है। फिर बुनियादी ढांचे में कमी, चाहे वो सड़कें हों या स्कूल, अस्पताल। उद्योगों का विकास कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गया। और जब आर्थिक सुधार हुए तो जो निजी निवेश आया वो भी ज्यादातर उन्हीं राज्यों में गया जो पहले से विकसित थे। तो ये सब मिलकर इस अंतर को और बढ़ाते गए। और शिक्षा की स्थिति? शिक्षा के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात, मतलब PTR, वो बहुत ज्यादा है। कई स्कूलों में तो 100 से ज्यादा बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक है। 100 पर एक? जी। और कई स्कूलों में पक्की इमारतें या लड़कियों के लिए अलग शौचालय जैसी बुनियादी चीजों की भी कमी है। ये सब अकादमिक स्रोत बताते हैं। इस सुविधाओं का ना होना। हमारे पास सिवान के आंदर बाजार पर एक लोकल रिपोर्ट भी थी, वो क्या बताती है? हाँ, वो रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग, मतलब जमीनी तस्वीर पेश करती है। सिवान शहर का जो मुख्य बाजार है, आंदर बाजार, वहाँ रोज ट्रैफिक जाम लगता है। पीने का पानी, शौचालय, पार्किंग, इन सब बेसिक चीजों की कमी है। दुकानदार परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। तो फिर ये सवाल उठता है ना कि ये जो 5900 करोड़ की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, नई रेल लाइन, वंदे भारत, बेस्टी, STP, क्या ये आंदर बाजार जैसी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनका हल कर पाएंगी? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये एक तरह का विरोधाभास सामने लाता है ना। देखिए, ये बड़ी परियोजनाएं, खासकर जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं, वो जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं।
और ये उन्हीं कमियों को दूर करने की कोशिश करती हैं जो क्षेत्रीय असमानता की जड़ में है, जैसे कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सफाई। लेकिन इनका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये ज़मीनी ज़रूरतें पूरी कर पाती हैं या नहीं, और ये भी कि स्थानीय प्रशासन इन्हें लागू कैसे करता है, वो कितना प्रभावी है। हाँ, कार्यान्वयन तो हमेशा एक मुद्दा रहता है। जी। एक स्रोत में छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाओं का भी जिक्र है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को शायद कुछ मदद दें, लेकिन उनका फायदा भी तभी है जब प्रशासन सही से काम करे और वो लोगों तक पहुंचे। सिर्फ पैसा या योजना बना देना ही काफी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिवान में जो बड़ा निवेश है, ये एक जरूरी कदम तो लगता है, खासकर बिहार जैसे राज्य के लिए, जिसे विकास की रफ्तार तेज करनी है। बिल्कुल, ये निवेश महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जैसा वो अकादमिक स्रोत इशारा करते हैं, क्षेत्रीय विषमता एक बहुत बहुत गहरी और जटिल समस्या है। सिर्फ निवेश कर देने से ये हल नहीं हो जाएगी। प्रशासन की क्वालिटी, नीतियों का सही कार्यान्वयन और स्थानीय ज़रूरतों पर कितना ध्यान दिया जाता है, ये सब उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या वो स्रोत ये भी कहते हैं कि पिछड़े इलाके विकसित इलाकों के बराबर आ रहे हैं, वो कन्वर्जेंस वाली बात? नहीं, असल में स्रोत यही बताते हैं कि भारत में अब तक ऐसा कोई मजबूत ट्रेंड नहीं दिखा है कि पिछड़े क्षेत्र अपने आप विकसित क्षेत्रों की बराबरी कर रहे हों। वो अभिसरण या कन्वर्जेंस, वो अभी तक तो सही से होता नहीं दिख रहा है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, ये जो बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, ये विकास को गति तो शायद दे, लेकिन क्या ये उन गहरी संरचनात्मक बाधाओं को दूर कर पाएगा जो बिहार जैसे राज्यों में दशकों से बनी हुई विषमता की वजह है? और इन निवेशों का असली फायदा आम लोगों तक पहुंचे, ये पक्का करने में स्थानीय प्रशासन और खुद लोगों की भागीदारी कितनी मायने रखेगी, ये देखने वाली बात होगी।